जब आप जॉब करने जाते हैं वहां पर भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आ सकता है। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है जो आपका लाइफ टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इसको सीखना। तो आई एम गोइंग टू शेयर पीडीएफ विद यू। सबको विजिबल है? इज इट विजिबल टू ऑल? यस मैम। यस मैम। एंड स्टूडेंट्स, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होने वाली कि मैं ही बोल रही हूँ और मैं आपको बस पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर आप सब इंटरेक्ट करेंगे मेरे साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चैप्टर को अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और कुछ भी क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को वो पूरा कंसेप्ट बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर आप ही देने वाले हैं। चाहे गलत भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ गलत होगा पर लाइफ टाइम आप वो चीज आपको याद रहेगी और आगे एग्जाम में भी वो आपके काम आएगी। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, कोई बता सकता है कि कंपनी जो होती है वो उनको क्या बनाना पड़ता है? कंपनी जो अकाउंट्स बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कंपनी को एक अकाउंटिंग के लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है जिससे उसकी पोजीशन पता चलती है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना लॉस में, कितना लॉस। बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट लॉस के लिए कौन सी स्टेटमेंट? हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप लोग, इन सबको क्या बोलते हैं? जैसे आपने बताया कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जो भी अमेंड हुआ है शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दे रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? एक किसी ने बोला था बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आता है, ये इसका फॉर्मेट पार्ट 1 में दे रखा है। ठीक है, और सेकंड होता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, इसका फॉर्मेट दे रखा है पार्ट 2। कोई मुझे बता सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये पूरा वर्ड है, ये एक पूरा बंडल होता है जो हर कंपनी को ये सारे अकाउंट्स, जब वो पूरा अकाउंट बना लेती है तो एक शेड्यूल्स बनाने पड़ते हैं। एक तो एसेट्स लायबिलिटीज का शेड्यूल हो गया, इसको हम बैलेंस शीट बताते हैं। एक होता है प्रॉफिट और लॉस, कितने हमने खर्चे किए और खर्चे करने के बाद हमें जितनी हमें रेवेन्यू अर्न हुई, तो उन दोनों को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है हम प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं। उसके लिए होता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। एक इसके अलावा क्या और कोई चीज आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? कोई बता सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और पी&एल के अलावा कुछ और आता है? आप ट्राई कर सकते हो, कोई बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो तो पार्टनरशिप में होता है। कोई बात नहीं, अमन शर्मा ने बहुत अच्छा। हाँ जी, सॉरी मैम गलती हो गया। हाँ जी, किसी ने अभी कुछ बोला था? सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो पी&एल का ही पार्ट होता है, ट्रेडिंग एंड पी&एल होता है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? अगर आप कंपनीज एक्ट देखेंगे ना, उसमें बताया हुआ है सेक्शन 129 के अंदर कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं और इसको पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, ये एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसके, इसको पब्लिश करना पड़ता है एमसीए की साइट पे। ठीक है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? एक आता है बैलेंस शीट जो पार्ट 1 में जिसका फॉर्मेट दे रखा है, एक आता है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जो पार्ट 2 में इसका फॉर्मेट दे रखा है, एक आपका आता है चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, अगर कंपनी इक्विटी एंड शेयर जो भी, अगर कंपनी
जो भी शेयर्स इशू करती है, अगर वो कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो लास्ट ईयर कितना शेयर्स उसके पास था, अगर उसने कुछ बाय बैक कर लिया या फिर उसने अभी और इशू किए, तो लास्ट ईयर और इस ईयर के एंड में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, वो हम शेड्यूल बनाते हैं, चेंजेस इन इक्विटी शेयर्स। उसके बाद सबसे मेन जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करके देना होता है। अब आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। फिर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड होती है प्रिपेयर करने के लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता क्या चलता है? कोई बता सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? Inflow and outflow of cash. ओके, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताती है। ठीक है, तो ये तो जो कंपनी ने खर्चे किए हैं और जो भी उसको इनकम हुई है वो तो हमें पीएनएल में भी हम लिखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही अलग से क्यों प्रिपेयर करनी पड़ती है? मैं बताती हूँ। रिजर्व के लिए मैम। किस लिए? मैम कैश रिजर्व, कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व है अभी? हाँ, कितना कैश रखा हुआ है उसके पास। ठीक है, अब देखिए पीएनएल, आप लोगों ने 11th क्लास से पीएनएल ट्रेडिंग पीएनएल बनाना सीखा था। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेडर हूँ पेन्स की। ठीक है, मेरा काम क्या है? पेन को खरीदना और पेन को बेचना, उससे मुझे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मेरी एक शॉप है। ठीक है, अब मैंने कुछ पेन मेरे पास पहले से पड़े हुए थे 5 लाख के। ठीक है, और मैंने इस बार और खरीद लिए 3 लाख के। ठीक है, वो मैंने सेल कर दिया 7 लाख का, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 2 लाख का। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रॉफिट आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है 1 लाख का। ये जो ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी मेरा बिजनेस है ना, जिस चीज का बिजनेस है उससे रिलेटेड सारे खर्चे हम यहाँ पर डालते हैं, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम भी बोलते हैं। जिस चीज का मेरा काम है, मैं पेन का काम करती हूँ, पेन खरीदना बेचना, तो मेरा बिजनेस एक्टिविटी क्या है? पेन। बट अगर मैं अपने बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे कोई लैंड खरीद रही हूँ और उसको बेच भी रही हूँ, तो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मेरा काम लैंड बिल्डिंग को खरीदना नहीं है, मेरा काम क्या है? पेन्स को खरीदना, पेन्स को बेचना। मेरा काम, अगर मैं एक बुक ट्रेडर हूँ तो मेरे बुक्स खरीदना, बुक्स को बेचना। ठीक है, अगर मैं स्पीकर ट्रेडर हूँ, स्पीकर्स को खरीदना बेचना, वो मेरा काम है ट्रेडिंग ऑफ स्पीकर्स। ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा, जिस चीज का मेरा बिजनेस है। ठीक है, यहाँ से तो हमें ये डायरेक्ट इनकम पता चल जाती है कि जिस चीज का मैं काम कर रही हूँ उससे मुझे कितनी एक्यूरेट इनकम मिल रही है। ठीक है, अब एक और चीज देखना, जो हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस कुछ कैश में भी कर सकते हैं और कुछ हम क्रेडिट पे भी करते हैं, कि हम 3 मंथ्स का क्रेडिट लेते हैं कि 3 मंथ्स के बाद आपसे हम क्या करेंगे? आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पीएनएल के अंदर कैश पेमेंट्स भी हैं प्लस क्रेडिट पेमेंट्स भी हैं। और कैश फ्लो किस चीज के बारे में बताता है? सिर्फ कैश, एक्चुअल में कितना कैश गया। ठीक है, उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन। ठीक है, और डेप्रिसिएशन आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आता है, ऐसे कुछ इनकम आती है। तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस,
ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें बिजनेस करने के लिए एंसिलरी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शॉप रेंट पे कर रही हूँ तो उस शॉप से क्या हो रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, वहां पर मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ पेन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पे करना, टेलीफोन चार्जेस पे करना, ठीक है। जो भी अगर मेरे पास कोई एसेट है वो अगर रेंट पे नहीं है, मेरी जो शॉप है वो मेरी खुद की ओन है, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन या कोई मेरे पास फोटोकॉपी मशीन है, कोई भी एसेट है उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो बट ये जो डेप्रिसिएशन और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। जब हम इनको हर साल चार्ज करते हैं तो इसके अगेंस्ट कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, ये बस हम अपने प्रॉफिट से कुछ पार्ट साइड में रख देते हैं कि इन फ्यूचर जब वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम हर साल कुछ अमाउंट इक्वली साइड करते रहते हैं कि 10 इयर्स, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, 10 इयर्स आफ्टर मेरे पास अमाउंट इकट्ठा है जिससे मैं एसेट परचेज करूं, ठीक है। अब बताइए कि ये जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका क्या किया जाता है? क्या सारा का सारा कंपनी अपने पास रख लेती है? जो नेट प्रॉफिट हर साल कंपनी अर्न करती है उसका क्या करती है? उसको, उसमें से कुछ तो उसको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, और डिविडेंड टोटली डिपेंड करता है नेट प्रॉफिट पे, ठीक है। और उसमें से कुछ वो रिजर्व्स में भी रखती है, कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ संभाल के भी रखती है, सेविंग्स, ठीक है। तो अगर कंपनी, मेरा प्रॉफिट जैसे आया है 5 लाख, 5 लाख तो नहीं आ सकता, 50,000 है, ठीक है। तो अगर मैं 50,000 का 50,000 जिसमें कैश भी है नॉन कैश भी है, यहाँ पर ये एक्यूरेट फिगर नहीं है कि कितना कैश मेरे पास है प्रॉफिट में से, और मैं 50,000 में से सारा का सारा डिविडेंड पे कर दूंगी, तो आगे जब मुझे फ्यूचर में जरूरत होगी तो मुझे, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी कि मैंने जबकि मेरे पास कैश में पैसा बहुत कम था, 20,000 था, और मैंने 50,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, कि एक्यूरेट हमारे पास कैश कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन लेते हैं कि हमें और कितना परचेज करना है, और कितना हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और कितना हमें एसेट्स को परचेज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैश। कैश का क्या हमारे पास स्टेटस है, कितना कैश हमारे पास रखा हुआ है और कितना कैश हमारे पास था, और जो भी डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग बैलेंस में, वो क्यों आ रहा है, क्या क्या हमने चीजें की। बाकी आगे फर्दर देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो हमें क्या शो करता है, फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश तो हमें पता है क्या होता है, जो करेंसी होती है हमारे पास, नोट्स है, वो बोलते हैं कैश, ठीक है। और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इसमें एक तो कैश आता है जो भी मनी हमारे पास है, एक होता है जो हमारा बैंक में बैलेंस रखा हुआ है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है, ठीक है। एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, जो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी होती है, जिसको हम जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, जो रेडिली टू कन्वर्ट इनटू कैश होता है, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होता है। विद इन 3 मंथ्स, जो 3 मंथ्स की जिनकी मैच्योरिटी होती है मेनली, वो आती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हाईली लिक्विड होती है। हाईली लिक्विड मतलब गए, उसके बदले हमें पैसा मिल गया, उसमें बहुत नॉमिनल सा चेंज होता है। जैसे मैंने आज 10,000 का 3 मंथ्स का कोई सिक्योरिटी खरीदा, ठीक है, उसमें बढ़ के तो मिलेगा अगर मैं बीच में जाके इस फर्स्ट मंथ में उसको इन कैश करवाती हूँ, या तो मुझे पूरा 10,000 ही मिलेगा, या उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा अगर उसमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था तो, ठीक है। जहां पर बहुत इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है कि वैल्यू में चेंज आएगा, बहुत नॉमिनल सा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज के और भी एग्जांपल हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको रिडेम्पशन मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 3 मंथ्स। जिस जब परचेज किया उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर रिडीम हो जाएंगे, तो वो भी क्या होते हैं,
मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ठीक है, आपको बस ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है। अगर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 3 मंथ्स वाला, हाईली लिक्विड है, गए और हमें पैसे मिल गया, और बहुत इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, बहुत छोटा सा रिस्क है कि उसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स उस सिक्योरिटीज के अंदर है तो वो आपके कहाँ पर आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आएंगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंडर। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों है? हमारे पास ओपनिंग कैश पता होता है हमें, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं कि हमारे पास इतना कैश था। क्लोजिंग भी पता चल जाता है, कैश बुक जब हम बनाते हैं क्लोजिंग कितना था। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस कैसे आएगा? जो आपके पास कैश आपके पास आया होगा, तो वो जो कैश आया है वो कहाँ से आया? जैसे आपने कुछ, आपके पास कुछ प्लांट मशीनरी पड़ी हुई थी, आपने बेचा, तो पता चल जाएगा कि ये जो 2 लाख का कैश आया है वो कहाँ से आया? सेल ऑफ मशीनरी से। ठीक है, कुछ डिविडेंड इनकम हुई है आपको 50,000 की, तो आपको पता चल जाएगा कि जो टोटल कैश है वो कहाँ से हमें रिसिप्ट हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पता चलता है? सोर्सेस की इनकम, जो कैश रिसीव हुआ है वो कहाँ से रिसीव हुआ है। और आपने अगर कुछ कैश आउटफ्लो जो पेमेंट्स की है, कहाँ वो पेमेंट्स की है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये बताना कि जो कैश आया है वो उनके सोर्सेस क्या हैं। कहीं आपने कुछ सेल किया है, आपको कोई इनकम हुई है इनडायरेक्ट, या आपको जो प्रॉफिट हुआ है, जो कैश में प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा जो सेल होती है, ये भी जरूरी नहीं कि सारी की सारी कैश सेल्स होंगी, इनमें से कुछ क्रेडिट सेल्स भी होती हैं। बट हमें ये तो हमें अगले साल रिसीव होगा या कुछ टाइम बाद रिसीव होगा। कैश में जितनी है वो ही हमारा एक्चुअल है ना, कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है जिससे हम सारे खर्चे कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए कि हमारे पास अवेलेबल कितना है कैश, ड्यू टू अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? आपको कैश रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, आपको इस साल आपने सेल किया है, इस साल आपने गुड्स दे दिए, बेच दिए उस बायर को, तो आपकी इस साल की इनकम मानी जाएगी टोटल। ठीक है, ये तो हमने टोटल में देखा कि क्या कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से कहाँ पेमेंट्स कर रहे हो कैश में, वो सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखते हैं। अब कैश फ्लो को भी ना हम 3 एक्टिविटीज में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आती है जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जहां से मुझे सारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं। सारे जितना भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में से जितनी भी आइटम्स हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेटेड है, उसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर रख देंगे। अब 2 तरीके की कंपनीज होती हैं। एक होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, जो पेन जैसे ये जो भी गुड्स में ट्रेड करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती हैं? जो पैसा प्रोवाइड करती हैं, आपको फंड जनरेट करने में हेल्प करती हैं, जो सिक्योरिटीज, जिनका काम होता है सिक्योरिटीज को खरीदना बेचना। जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, बैंक का काम क्या होता है? आपको फंड्स प्रोवाइड करना, आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, आपको उसका इंटरेस्ट देती है। ठीक है, कोई लोन लेने आता है, उसको लोन देती है। जो फंड से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है, वो फाइनेंशियल कंपनीज होती है। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकते हैं कि अगर कोई एक ट्रेडिंग पेन्स की ट्रेडिंग कंपनी है, उसके लिए जो इनकम होगी, उसके लिए जो पेमेंट्स होंगी, वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, अब देखते हैं जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे एक जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। अगर मेरा पेन बेचने का ही काम है, तो उस केस में तो जो मैं गुड्स को सेल करके जो भी मुझे रिसीव हो रहा है, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आएगा। पर अगर यही एक बैंकिंग कंपनी काम करती है, तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसका काम क्या है? लोन्स देना और डिपॉजिट्स लेना। और इसी केस में अगर देखेंगे, अगर ये पेन ट्रेडिंग वाला अगर किसी को लोन देता है,
तो वो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है, या उसके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, जिसमें वो पैसा दे रहा है, उसका उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। बट सेम फाइनेंशियल कंपनी के लिए लोन को देना, डिपॉजिट्स को लेना, क्या उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा, जिस जो भी गुड्स को सेल करके, सर्विसेज को देकर जो भी उसको इनकम मिल रहा है, वो जो भी कैश में मिल रहा है, ये भी ध्यान देना है, जो कैश में मिल रहा है। कुछ उसने रॉयल्टीज ले रखा है, कुछ फीस मिल रही है उसको, कमीशन मिल रही है, वो भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। कुछ डेटर्स से जितना उसको पैसा मिल गया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, वो भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। उसने कुछ पेमेंट्स की है, पेन्स को खरीदा, उसके लिए जो भी परचेज किया, उस कैश में जो भी पेमेंट किया, वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। वेजेस, सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं, वो भी किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। और इनकम टैक्स पे कर रहा है, वो भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा, सिक्योरिटीज को परचेज करना, उसने उसके लिए पेमेंट किया। लोन पे, अगर उसने किसी से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। सैलरीज दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, वो भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। रिसिप्ट्स में सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर वो सिक्योरिटीज को सेल करके जो उसको पैसा मिल रहा है, वो उसका रिसिप्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड जो भी उसको सिक्योरिटीज पे रिसीव हो रहा है, वो भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, उस पे भी ये क्या है, उसकी रिसिप्ट्स है फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पे उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जो भी रिसिप्ट्स, जैसे नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ट्रेडर के लिए अगर जो भी रिसिप्ट्स हैं और उसमें से हम पेमेंट माइनस कर देते हैं, उस नेट इफेक्ट से हमें क्या मिल जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें कितना कैश फ्लो होगा, ठीक है। और ये क्यों बाइफिकेशन करते हैं, ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग, फाइनेंशियल का अलग, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो हैं जिनसे उनका बिजनेस चल रहा है, उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें वो कैश को कम ज्यादा यूटिलाइजेशन का नहीं कर सकते। बट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में अगर कैश ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पर वो एक्टिविटीज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को ना करें। जैसे परचेज ना करे प्लांट एंड मशीनरी, अगर उनके पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, उससे उनका बिजनेस रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक्टिविटीज के किस एक्टिविटी को करना जरूरी है इस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू कैश अवेलेबल, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को बाइफिकेट करना पड़ता है, ये डिसीजंस लेने के लिए। आपके सामने क्वेश्चन है, एक एबीसी लिमिटेड है, फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। उसने क्या किया, उसने लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं 50,000 के एट द रेट 12%। तो लोन्स एंड एडवांसेस लेना, उसके लिए क्या एक्टिविटी होगी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, कोई बता सकता है? लोन्स एंड एडवांसेस लेना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, और उसको उस पे क्या पे करना पड़ेगा, 12% का इंटरेस्ट, ठीक है। वो भी उसका क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो हो जाएगा। इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या होता है, किसी को पता है कैश क्रेडिट क्या होता है? ओके, बैंक क्या करती है, ये नॉर्मली करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है। उनके पास चाहे आपके बैंक में कैश नहीं है, इनको एक लिमिट दिया जाता है, इतना आप कैश विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब मेरे पास कैश ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन कैश क्रेडिट भी क्या इसके लिए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी? यस मैम। कैसे होगी? क्योंकि मैम उस पैसे पे मैम वो बिजनेसमैन इंटरेस्ट पे करेगा।
नहीं, कैश क्रेडिट हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इससे इसका कैश बढ़ रहा है ना, एक तरीके से इसका ये रेडिली अवेलेबल है टू कन्वर्ट इनटू कैश। ठीक है, ये फाइनेंसिंग कंपनी जैसे उसका एक एबीसी लिमिटेड में बैंक अकाउंट है करंट, ठीक है, उसको वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है कि आप 20 करोड़ तक क्या कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, एक तरीके से उनको फंड्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये रेडिली इसके लिए कैश विड्रॉल है, तो वो कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स टू पब्लिक। एक ये एबीसी लिमिटेड जो फाइनेंसिंग कंपनी है, इन्होंने पब्लिक को लोन दिया और उनको क्या हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस लोन पे। तो ये आप बताइए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर है तो ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स टू पब्लिक, ये फाइनेंसिंग कंपनीज का काम ही लोगों को क्या है, पैसा प्रोवाइड करना, लोन देना। ठीक है, तो जब वो लोन दे रही है पब्लिक को, तो उस लोन पे जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, एक तो लोन देना उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जितना उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन टू पब्लिक भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये कैश इनफ्लो है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, ये क्या, ये कहाँ, ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंसिंग कंपनी की? नहीं। वेरी गुड। ठीक है, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड एक ट्रेडर है गुड्स का, परचेज ऑफ गुड्स 4 लाख इन कैश एंड 6 लाख इन क्रेडिट, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, 10 लाख आएगा या फिर 6 लाख आएगा या 4 लाख आएगा? एबीसी लिमिटेड गुड्स का ट्रेडर है, गुड्स को बेचना और खरीदना उसका काम है। अब उसके लिए वो गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, 4 लाख खरीद रहा है कैश में, 4 लाख इन कैश एंड 6 लाख इन क्रेडिट। सो आप बताइए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आएगा, 10 लाख आएगा, 6 लाख आएगा या सिर्फ 4 लाख आएगा? 10 लाख। 10 लाख। और कोई देगा आंसर? आप बताइए 10 लाख क्यों आएगा? मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, इस स्टेटमेंट का नाम ही क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जितना कैश में ट्रांजैक्शन होगा ना, जितना कैश में पेमेंट या कैश में रिसिप्ट होगा, उतना ही हम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेंगे। तो 6 लाख तो क्रेडिट में है, अभी उसको कैश में रिसीव नहीं हुआ, तो हम कितना लेंगे यहाँ पर, ओनली 4 लाख, ये हमारा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ जिन्होंने 10 लाख बताया था? Is it clear now? Yes, ma'am. नेक्स्ट है सेल ऑफ कार इन कैश, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, सेल ऑफ कार इन कैश? कोई भी बता सकता है? उसका काम कार्स का सेलिंग परचेज करना नहीं है। सेल ऑफ कार इन कैश नहीं आएगा मैम। बिल्कुल सही। क्रेडिट सेल्स ₹6,70,000, is it form the part of the operating activities or not? Not, no. Okay, very correct. And receipt of interest on loan, वो एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। नहीं मैम, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका काम नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ऑपरेटिंग में वही आएगा जिस चीज का वो काम करता है, उससे रिलेटेड पेमेंट्स इन कैश, उससे रिलेटेड रिसिप्ट्स इन कैश। ठीक है,
अच्छा, इसमें भी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एज फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अगर आपकी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल है। अब बताइए, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, अगर मैं एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हूं तो ये मेरे किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगी? ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी, नहीं बनेगी? कोई भी बता सकते हैं, गलत है कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार उस पूरे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। एनीवन कैन आंसर? बनेगी, बिल्कुल ठीक। और एट द सेम टाइम नॉन फाइनेंशियल कंपनी का पार्ट नहीं बनेगी, ये इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर हमने किसी से सिक्योरिटीज खरीदी और उसको ब्रोकरेज पे किया है तो वो क्या फाइनेंशियल एंटरप्राइज के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी? टेल मी। ब्रोकरेज पे और द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, उनका काम ही सिक्योरिटीज को परचेज करना, सेल करना है, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे कर रहे हैं वो क्या बन जाएगी? उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट, तो ये उसका आउटफ्लो हो जाएगा। और नॉन फाइनेंशियल कंपनी के केस में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी बहुत इजी है, फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी? एनीवन कैन आंसर? Yes, ma'am, बनेगी। ओके। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, उन्होंने किसी और की सिक्योरिटीज परचेज की थी ना यहाँ, उस पे वो क्या कर रहे हैं? उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगी? प्लीज आंसर। Yes, ma'am. बनेगी, और नॉन फाइनेंशियल के केस में नहीं बनेगी, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, इन्होंने कोई बोरोविंग्स ले रखी हैं फाइनेंशियल कंपनी ने, फाइनेंशियल एंटरप्राइज ने, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? No. बिल्कुल सही, ठीक है। लोन्स इन एडवांसेस मेड, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए? No. सॉरी, No, ma'am. बिल्कुल सही। ऐसे रिसिप्ट्स ऑफ लोन एडवांसेस में भी फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ये नॉन फाइनेंशियल के लिए एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है, हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड होती है, ठीक है। जो भी हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, या सेल कर रहे हैं, उससे जो भी हमें कैश रिसीव हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है, वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को हम कहाँ पर डालते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। वो एक्टिविटीज जहां पर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब जिनको हम रीसेल के लिए परचेज नहीं कर रहे, जैसे मैंने आज एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, नेक्स्ट ईयर उसमें उसको मैं सेल नहीं करने वाला, उसको यूज कर रही हूँ अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, वो होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स। यहाँ पर कैश इनफ्लो क्या होगा? हमने कोई फिक्स एसेट को सेल किया या डिस्पोज किया, सिक्योरिटीज को सेल डिस्पोज किया, किसी और कंपनी के या एनबीएफसी के हमने सिक्योरिटी शेयर्स खरीद रखे थे, उसको सेल कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा? अगर कैश में मिल रहा है तो कैश इनफ्लो बन जाएगा।
कोई थर्ड पार्टी को, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को या अपने सप्लायर को एडवांस में कुछ पेमेंट दे रखी थी या अपने लोन दे दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज अगर ऐसा कर रहे हैं, उसके केस में भी जो रीपेमेंट की उसने एम्प्लॉय ने मुझे पैसा वापस दे दिया जो भी लोन था, वो क्या बन जाएगी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। और कैश आउटफ्लो क्या होगा, आपने एडवांस या लोन किसी थर्ड पार्टी को दिया, वो भी कैश आउटफ्लो होगा। आपने फिक्स एसेट परचेज किया है, वो भी आपका कैश आउटफ्लो है। सिक्योरिटीज को परचेज किया, वो भी आपका कैश आउटफ्लो है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाते हैं, मैंने 2 लाख लगाया और 10 लाख मैंने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो इससे जो भी एक्टिविटी से जिससे मेरे ओनर की कैपिटल, मतलब मैंने जो पैसे लगाए थे, मैंने पिछले साल 2 लाख लगाए थे, अपने इस बार और 5 लाख और ऐड कर दिए, ठीक है। वो 5 लाख मुझे पैसे और चाहिए थे, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए। प्रेफरेंस शेयर्स फंड्स को इकट्ठा करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो ये जितने भी फंड को इकट्ठा करने के लिए, रेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जिसकी वजह से ओनर की कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर्स में, बोरोविंग्स में चेंज आता है, तो उस एक्टिविटीज को बोलते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। जिन एक्टिविटी से हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, या जो इनसे रिलेटेड अगर हमारा कुछ पेमेंट भी कर दिया, वो सारा आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जिसकी वजह से ओनर्स की कैपिटल में, प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, बोरोविंग्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, या तो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं शेयर्स इशू करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, तो मेरा कैश इनफ्लो हो जाएगा। अगर मैं डिबेंचर्स इशू करती हूँ, लोन किसी को देती हूँ, ठीक है, लोन इशू करती हूँ, बॉन्ड्स इशू करती हूँ, कोई शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, मेरे ये क्या होगा, मेरा कैश बढ़ेगा, तो वो कैश इनफ्लो होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्कुल कैश क्रेडिट जैसा होता है। आपको एक लिमिट दी जाती है, बैंक कहता है कि आप इतना कैश अगर आपके अकाउंट में नहीं भी पड़ा है, इतना लिमिट तक, जैसे 80 करोड़ तक आप क्या कर सकते हो, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो जब वो लिमिट बढ़ा देते हैं तो वो मेरे लिए क्या है, कैश इनफ्लो है। उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी वो चार्ज करते हैं सर्विस देने के लिए। और कैश आउटफ्लो क्या होता है, मैंने अपने शेयर्स परचेज कर लिए, अब पर शेयर्स परचेज करने हैं, शेयर होल्डर से मुझे उनको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, जितना कैश में पेमेंट गया वो मेरी कैश आउटफ्लो हो जाएगी। मैंने लोन की रिपेमेंट कर दी, बैंक से लोन लिया था 50 लाख का, उसको रीपे कर दिया, वो भी मेरा कैश आउटफ्लो है। मैंने डिबेंचर्स की रिपेमेंट कर दी, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो भी मेरा कैश आउटफ्लो है। मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पेमेंट किया, तो मेरा कैश आउटफ्लो है। मैंने जो इंटरेस्ट लोन और लोन ले रखा था या डिबेंचर्स इश्यू किए थे, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, वो भी मेरा कैश आउटफ्लो है। बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट डिक्रीज हो गई, कैश क्रेडिट के अकाउंट की लिमिट डिक्रीज होगी, वो मेरा क्या है, कैश आउटफ्लो, मैंने पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताइए इसको किस तरीके से हम शो करेंगे। क्लासिफाई इट इन रिस्पेक्टिव एक्टिविटी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी के रिस्पेक्ट में ही हम देखेंगे। एक एक स्टूडेंट बताएगा कैश सेल्स कौन सी एक्टिविटी है। कैश सेल्स एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। Anyone can answer? Financing, operating, sorry. बिल्कुल सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Yes. रेंट पेड, ऑपरेटिंग में। सॉरी, ऑपरेटिंग में। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, फाइनेंसिंग, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, आपको फर्स्ट बताया था मैंने, ठीक है।
क्योंकि ये प्रॉफिट्स पे हम पे करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स हमने अपने बिजनेस एक्टिविटीज करके किया। बैलेंस एट बैंक, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, या फिर इन्वेस्टिंग में जाएगा, या कहीं और जाएगा? किसका पार्ट बनेगा ये ऑपरेटिंग बैलेंस एट बैंक? ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब किसका पार्ट बनती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको सारा बाइफिकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उस ट्रेडिंग कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? यस, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मैम। बिल्कुल सही। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ये ट्रेड मैम, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कोई ट्रेड पेबल? ट्रेड पेबल जो होता है वो दो चीजों का पार्ट, दो चीजें होती है इसके अंदर। एक तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। हाँ। ठीक है, तो ये भी जो भी हमने कैश पेमेंट किए इन लाइबिलिटीज के लिए, क्योंकि क्रेडिटर कौन से हैं? जिनसे हमने कुछ परचेज किया होगा अपना गुड्स को। ठीक है, बिल्स पेबल भी उनके रिस्पेक्ट में ही ये तो होता है। इन्वेस्टिंग में जाता। क्यों? ये तो हम जो कैश पे किया ट्रेड पेबल्स को किसके रिस्पेक्ट में करे? जो हमने गुड्स परचेज किए होंगे, ठीक है, उनको ही क्रेडिटर बोलते हैं। तो उस केस में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा ना, इन्वेस्टिंग में कैसे जाएगा? ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ आपको? हाँ मैम। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। हमने जो इनकम टैक्स था ज्यादा पे कर दिया था और हमें उसका रिफंड मिल रहा है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। रिफंड आ रहा है तो ये इनफ्लो बन जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है हमारा? पेटेंट हमारा इंटैंजिबल एसेट होता है। ठीक है, ये एसेट का पार्ट होता है। तो अगर आप पेटेंट को बेचते हो तो मतलब एक तरीके से हमें इनफ्लो आ रहा है एसेट को सेल करके, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, Yes, परचेज, ये कौन सी ये एक्टिविटी होगा? ये भी इन्वेस्टिंग होगा। ये भी मतलब इंटेंजिबल एसेट है। बिल्कुल सही। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैम ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट हमने बात किया था ना कि एसेट्स को परचेज करना, डिस्पोज करना, इन्वेस्टमेंट को परचेज करना, सेल करना, ये सब, ये एसेट साइड में जो भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये तो सीधा बता रहा है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका नाम ही क्या है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इससे हमारा क्या आ रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस क्या है? In which activity you will classify cash purchases? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। Yes. Cash in hand? ये कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस? एक्सपेंस सॉरी, इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी में है। कैसे? ऑपरेटिंग में जाएगा। ये जो ऑफिस एक्सपेंसेस है ये तो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो ये हमारा ऑपरेटिंग में जाएगा। किसने बताया? रौनक ने बताया ऑपरेटिंग में जाएगा। बिल्कुल ठीक रौनक। सेल ऑफ मशीनरी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ मशीनरी नो मैम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग कैसे? इन्वेस्टिंग होगा मैम। नहीं, इन्वेस्टिंग में। बिल्कुल से इन्वेस्टिंग में आएगा। ये एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी है, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हमारा काम, जो ये ट्रेडर है उसका काम मशीनरी परचेज करना सेल करना नहीं है, ठीक है। ये नॉट रेडी फॉर रीसेल है, ये यूज करके अपना बिजनेस को करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एसेट है, सुन और बोलेंगे। ठीक है। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग में आएगा। बिल्कुल सही। परचेज ऑफ मशीन्स, इन्वेस्टिंग। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक। इन्वेस्टिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग। बिल्कुल ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट हम कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शंस होती है जिनमें कैश फ्लो होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने बैंक से पैसा निकाला, विड्रॉ किया, तो वहां पर आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है और उसी टाइम पे आपका कैश इन हैंड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें आती है, कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो कैश है, आपका 5 लाख विड्रॉ किया, यहाँ से माइनस हो गया और उतना ही ऐड हो गया। तो कुछ जो, अगर आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, बस मूवमेंट आ रहा है, उधर से आउटफ्लो हो गया, इधर से इनफ्लो हो गया, तो वो ट्रांजैक्शंस क्या हो जाती है? ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो। उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, ठीक है। या आपने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, सेम केस। या आपने कोई आपके पास कैश पड़ा था या आपके पास बैंक में बैलेंस था, उससे आपने शॉर्ट टर्म वो कोई भी सिक्योरिटी खरीद लिया जो जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर लिया, तो उस केस में भी क्या होगा? आपको वो आपका क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो, ठीक है। अब मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, जब पैनल बना के बताया था, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना कैश आता है ना कैश जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आप डेप्रिसिएशन जो हर साल पैनल में चार्ज करते हो, उससे आप कैश नहीं अलग करे, बस अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हटा रहे हो, पार्ट साइड कर रहे हो, प्रोवाइड करके रख रहे हो फ्यूचर में एसेट्स को परचेज करने के लिए, और उतना वैल्यू से, इतना अमाउंट से आप अपना जो एसेट आप परचेज किया था उसको कम करते जाते हैं, ठीक है। बोनस शेयर जब इशू करते हैं, हम ऑलरेडी जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, एज अ बोनस उनको शेयर दे देते हैं और उनसे कुछ नहीं लेते, ठीक है, कोई कैश नहीं मिलता हमें, तो वो भी, उसमें भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो वो हो जाती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। आप किसी को इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो अदर देन कैश, ठीक है, यहाँ पैसा आ ही नहीं रहा। जैसे हमने लास्ट शेयर कैपिटल के चैप्टर में किया था, आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और उसके अगेंस्ट आपने उसको शेयर्स इशू कर दिए, उस केस में आपके पास कोई कैश नहीं आया, फिक्स एसेट आया है पर कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, तो वो भी हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती है। आपने किसी को डिबेंचर्स इशू किए थे और उनको ऑप्शन दिया था कि जब आपका रिडेम्पशन का टाइम आएगा, मैच्योरिटी पे आप क्या करना, इनको शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना या न्यू डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा लेना, ठीक है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है, तो वो वहां भी कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। तो इन सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन जहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, ठीक है।
अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर एक एक ट्रांजेक्शन है उनका कैश फ्लो वो कौन सी एक्टिविटी में जाएंगी, प्लस उस पे उसका इफेक्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे क्या होगा, कैश कम होगा या कैश इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए परचेज ऑफ स्टॉक, और ये मानेंगे जब तक क्वेश्चन में क्लैरिफाई ना हो कि ये फाइनेंसिंग कंपनी है, आप यही उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे या उसी तरीके से आंसर करेंगे कि ये एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, जो गुड्स में डील करती है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, तो आप सबसे पहले बताइए इन विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, और परचेज करें तो उससे कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। बिल्कुल सही। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, नो इफेक्ट होगा मैम। नो इफेक्ट, और ये कहाँ, ठीक है बिल्कुल सही है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है, बट इसका क्या इफेक्ट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, नो मैम, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 54 लाख, ऑपरेटिंग में भी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹54 लाख, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर क्रेडिट में लिखा है तो हम कैश फ्लो में नहीं लेंगे, कैश फ्लो में सिर्फ कैश जिसमें इन्वॉल्व है वही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, और इससे क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक है। सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा मैम। और ये क्या हो रहा है हमारा, आउट इनफ्लो, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कैसे, मैम बैंक ओडी बढ़ रहा है। आपसे मैंने डिस्कस किया था ना कि बैंक ऑडिट ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट जो है वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना वो, हाँ। तो आपका क्या बैंक ओडी बढ़ रहा है मतलब आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, आपका कैश आप ज्यादा निकाल सकते हो, तो वो इनफ्लो हो जाएगा और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 50,000 एट लॉस ऑफ ₹5,000, लॉस ऑपरेटिंग में जाएगा मैम। लॉस तो ऑपरेटिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड में, बिल्कुल सही बताया। पर ये जो फिक्स्ड एसेट का सेल, मेन ट्रांजैक्शन जो है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें क्या होगा, ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये हमारा इनफ्लो है, पर कितना इनफ्लो है, बुक वैल्यू माइनस लॉस, हमें कितना एक्चुअल में कितना मिला है, 45,000 इनफ्लो हुआ है, 5,000 तो हमारा लॉस हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही बताया प्रियांशु ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दो मेथड्स है क्या निकालने के लिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट मेथड मतलब जो जितनी भी कैश में आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है ना, सीधा सीधा रिसिप्ट से और पेमेंट्स ले लो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है और उन रिसिप्ट में से पेमेंट्स को माइनस कर दो, आपका निकल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या रिसिप्ट हो सकती है, आपने जितना भी कैश में सेल्स किया है, जितना पैसा आपको डेटर्स से जिनको आपने क्रेडिट पे दिया था, क्रेडिट सेल्स की थी पिछले साल, कितना आपको कलेक्ट हो गया कैश में वो भी ऐड कर दो, आपको बिल रिसीवेबल से कितना आपको कैश कलेक्ट हो गया वो भी ऐड कर दो, पेमेंट्स में क्या क्या लोगे, जितनी कैश में परचेजेस किया है आपने, जितनी पेमेंट क्रेडिटर को कर दी है, कोई कुछ एक्सपेंसेस आपने कैश में पे कर दिए, चाहे वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, माइनस टैक्स जितना पे कर दिया,
उतना का सारा आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बहुत इजी है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सबसे मेन जो आता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती, क्या आपने कितना कैश में किया, कितना कैश में परचेजेस किया, कितना कैश में सेल्स दे रखे, आपको पीएनएल अकाउंट दे रखा होता है, तो आप क्या करते हो उस केस में, एक सेकेंड, घेरा, ठीक है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में आपको जब भी सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल प्रोवाइड है, पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना आपने कैश में एक्सपेंसेस किए और कितने आपने कैश में आपको रिसिप्ट सुनी है, तो उस केस में हम बैकवर्ड जाते हैं। जैसे पीएनएल में हमारे पास नेट प्रॉफिट निकला होगा, उसमें हम कुछ ऐसी चीजों को ऐड बैक करते रहेंगे जो हमारे अभी हमने पढ़ी ना, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, उनको ऐड बैक करते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें अवेलेबल क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये हमें अवेलेबल भी हो सकता है और इसकी हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। इसकी कैलकुलेशन हम एक बार देखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हम क्या ऐड बैक करते हो, वो सारे खर्चे जो नॉन कैश है, जैसे डेप्रिसिएशन, जो ऊपर वाला जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो प्रॉफिट हमारा डेप्रिसिएशन, ये अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, ये सब माइनस करके आया होगा और ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो हमें वो प्रॉफिट चाहिए, वो कैश फ्लो चाहिए, वो कैश जनरेटेड चाहिए जो सिर्फ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट हमें चाहिए। तो उसके लिए हम वो सारी आइटम्स को ऐड बैक करेंगे जो सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग नहीं है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता, जैसे बैंक ऑन लोन या बैंक ऑन बैंक ओडी या कैश क्रेडिट, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो इसको हम ऐड बैक कर देंगे। हमने लोन पे कोई इंटरेस्ट पे किया है, वो भी पीएनएल में हमने लेस किया था, उसको ऐड बैक कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको भी हम ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो है ये हमारा नॉन कैश आइटम है, ठीक है, इससे हमारा कैश में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है। तो जो नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। और जो ऐसे ही इनकम भी देखते हैं, जो इनकम्स हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है, या हमें कुछ फिक्स एसेट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है, या हमने प्रोविजन को कम कर दिया है, तो इन आइटम्स को जो हमने ऐड बैक किया हुआ था, हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू।
ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये जो करंट एसेट एंड लायबिलिटीज है, ये हम कहाँ पर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करने में यूज करते हैं। तो इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, ऐड और लेस करेंगे। जितना हमारा अगर कोई करंट एसेट में डिक्रीज आया है, जैसे अब देखिए एग्जांपल लीजिए, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था 3 लाख, अब मेरा स्टॉक मेरे पास जो रखा हुआ है वो है 2 लाख, तो जो 1 लाख जो भी स्टॉक था मैंने, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मैम सही से, पीडीएफ ऑन नहीं हुआ है शायद। नाउ अब हो रहा है मैम। ओके, यस मैम। तो आप क्या करेंगे, देखिए जो मैंने एग्जांपल लिया कि एक है आपके पास स्टॉक इन ट्रेड पड़ा हुआ है 3 लाख का, ओपनिंग में मतलब 1 अप्रैल को पड़ा था, और आप जब लास्ट में आए तो आपके पास अब जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, वो 2 लाख का है। जो 1 लाख का डिक्रीज हुआ है, मतलब क्या है कि आपको कैश इनफ्लो हुआ है, आपने सेल किया होगा स्टॉक को, तभी तो वो डिक्रीज हो गया है। तो जो कैश में इंक्रीज आया, अब उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब है आपके लिए इनफ्लो है। ठीक है, तो आप उसको ऐड कर दोगे। ऐसे ही अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे आपने लोन लिया या शॉर्ट टर्म लोन लिया 12 मंथ्स वाला, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज लिया जिससे आपको पैसे आ रहे हैं, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वहां पर भी आपके कैश इनफ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उस केस में भी अगर आपका करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या कर दोगे, ऐड बैक कर दोगे। इस सेम रिस्पेक्ट में अगर करंट एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपने स्टॉक 3 लाख था 5 लाख हो गया, तो आपने क्या किया, स्टॉक को परचेज किया, आपका क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हो गया, उसको लेस करेंगे। और जैसे करंट लायबिलिटीज आपकी 2 लाख थी, ठीक है, आप अब जो करंट लायबिलिटीज 1 है, तो आपने 1 लाख पे कर दी होगी, इसलिए आपका वो कैश आउटफ्लो है, तो उसको लेस कर देंगे। इन दोनों एडजस्टमेंट को करने के बाद आपका आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितना हमने इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, उसको लेस करेंगे, जितना एक्चुअल में पे किया। कुछ हम प्रोविजन भी बनाते हैं, अगर जो प्रोविजन होता है उसको ऊपर हम ऐड बैक करते हैं। ठीक है, तो वो आ जाता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन या लॉस हुआ होता है, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं, जो सालों में बहुत ऐसे एक बार होती है, जैसे अर्थक्वेक की वजह से स्टॉक बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, आपका फायर से लॉस हो गया, ठीक है, ये आपका मतलब एक तरीके से लॉस हुआ है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। या फिर आपको जो बिल्डिंग जो भी डैमेज हुआ उससे इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, तो हर साल तो आपका बिल्डिंग डैमेज नहीं होगा और हर साल आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। ठीक है, जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो गेन हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड था, कैसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इनडायरेक्ट मेथड के लिए, जो हमने देखा था ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर। इस केस में आपको अलग अलग केसेस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स फॉर द ईयर। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपने ये वाला जो प्रॉफिट होगा, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो है ऑलरेडी लेस हो रखी होंगी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपको गेन हुआ है वो लेस हो रखा होगा, ऐड हो रखा होगा। तो क्या करेंगे, अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर पीएनएल में डेबिटेड है, आपने माइनस कर रखा है, उसको ऐड बैक कर देंगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर आपकी इनकम साइड में आ रही है उसको लेस कर देंगे, और रिफंड है कोई टैक्स का उसको भी लेस कर देंगे। तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर द ईयर, और इसी से ही आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड केस आता है, अगर आपको बिफोर टैक्स नहीं आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो आपने टैक्स माइनस करके दे रखा है, तो आप जो करंट ईयर का प्रोविजन होता है इनकम टैक्स के लिए, क्या होता है कि जैसे मेरा ये ईयर है 1 अप्रैल
19 to 31st March 20। ये जो ईयर है मेरा, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर, जिसमें मैं काम करती हूँ, इनकम जनरेट करती हूँ। ठीक है, इसकी जो भी इनकम होगी ना, वो नेक्स्ट ईयर में अगर कंपनी है तो 31 जुलाई तक आपको क्या करना पड़ता है, उसका टैक्स पे करना पड़ता है, रिटर्न भरनी पड़ती है। तो इनकम इस साल में अर्न किया, टैक्स नेक्स्ट ईयर में। तो हम पहले ही ना इस साल क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू जितनी मेरी सेल खर्चे हुए हैं, जो भी प्रॉफिट मैंने मोटा मोटा सारे एक्सपेंडिचर को लेस करके बना लिया ना, उस पे हम एक प्रोविजन बना लेते हैं कि हमें इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा करंट ईयर का। ठीक है, तो जो हमने माइनस किया है, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, जो माइनस किया हम उसको एड बैक कर देंगे। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर डेबिट साइड है उसको एड बैक कर देंगे, कोई रिफंड है टैक्स का उसको लेस कर देंगे, पिछले साल का कोई रिफंड आया है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है उसको भी क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, बिफोर टैक्स दे रखा है तो सिर्फ किसकी एडजस्टमेंट्स होंगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और रिफंड ऑफ टैक्स की। पर आफ्टर टैक्स दे रखा है तो जो ऊपर पीएनएल में आपने प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दिया है उसको एड बैक कर देंगे, सिंपल। एंड लास्ट केस जो है, केस नंबर 3 है, जिसमें आपको प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, ना बिफोर ना आफ्टर। आपको सिर्फ बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस शीट में, और वहां पर पीएनएल का पिछले साल का बैलेंस दे रखा है, इस साल का बैलेंस दे रखा है। तो जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है वो ले लेंगे और उसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट में से हमने क्या माइनस किया होगा इस बार। जो डिविडेंड भी होता है, डिविडेंड में क्या होता है कि डिविडेंड डिसाइड किया जाता है कि इतना डिविडेंड दिया जाएगा इस साल के प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग। मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में बहुत टाइम लगता है उसको फाइनलाइज करने में कि कितना दिया जाएगा। तो वो प्रपोज करते हैं मीटिंग में कि हम इतना डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने जा रहे हैं, तो वो प्रपोज डिविडेंड को पीएनएल से माइनस कर देते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड को क्या कर देंगे आप, एड बैक कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड बीच में कभी भी पे कर दिया, पूरे साल में कभी भी आप इंटरिम डिविडेंड पे कर देते हो, इसके लिए आप कोई मीटिंग वगैरह नहीं बुलाते। जैसे आपने प्रपोज किया कि इंटरिम डिविडेंड पे करना है, 7 दिन के अंदर आप क्या करते हो, डिक्लेरेशन के पे कर देते हो, तो वो भी क्या कर देंगे हम, एड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट को इससे प्रॉफिट कम किया होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बताया था, उसको भी एड बैक करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट की तो इसको ऐड बैक करेंगे, कोई टैक्स का रिफंड है उसको लेस करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो भी क्रेडिट की थी उसको लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड है, करंट ईयर का है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर दो। प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो प्रपोज किया था, इस साल क्या करते हो आप उसको पे करते हो। जो जितना नेट पे किया ना, मतलब 5 लाख आपने प्रपोज किया था, उसमें से 4 लाख पे कर दिया, आपको पे करना था 4,50,000, पर अभी आपने सिर्फ कितना पे किया है, आपने सिर्फ 4 लाख पे किया है। ठीक है, 80,000 नहीं पे किया। तो जितना आपने पे किया ना, नेट डिविडेंड जितना पे किया, आप किस में डाल देते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर देते हो। इंटरिम डिविडेंड के लिए भी ये करंट ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक होता है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है उसमें आप उसको कैश उसको आप क्या करते हो, माइनस करते हो, ये आपके लिए आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ठीक है, फिर वही सेकंड जो हमने डिस्कस किया था कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एडजस्ट करेंगे, जो भी खर्चे हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है उसको ऐड बैक करेंगे, जो इनकम से उसको लेस करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो हमने किया था, केस नंबर 3 किया था। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। ठीक है, तो 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। आप बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 31 मार्च 2019 में दे रखा 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी दे रखा 5 लाख। ठीक है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, इस ईयर भी 5 लाख। नेक्स्ट है सरप्लस। सरप्लस क्या है, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले साल था आपका 2,50,000, इस साल क्या है 4,50,000। इसका हम क्या करेंगे,
सरप्लस का जो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है कोई बताएगा? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4,50,000. ठीक है, और ओपनिंग कितना है? 2,50,000. 2,50,000. तो कितना डिफरेंस आया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? 2 lakh. उसके बाद हमें क्या ऐड करना है? प्रपोज डिविडेंड, कोई फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, हमें दे रखे प्रपोज डिविडेंड, बताओ पिछले साल का हम ऐड करेंगे या इस साल का, करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? करंट ईयर का मैम। तो 1,80,000 को हम ऐड बैक कर देंगे। नीचे हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ₹50,000। तो ये जो फाइनल डिविडेंड है उसको भी हम क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड को भी क्या करेंगे? करंट ईयर का इसको भी क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। टोटल कितना आ रहा है? 2,80,000। ठीक है, तो अब बताइए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है, डिविडेंड पेबल का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन सा डिविडेंड जाता है, प्रपोज डिविडेंड माइनस स्टिल पेबल। तो जो पेबल है उसका हम कुछ यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, एसेट का सेल का इंफॉर्मेशन दे रखा है कि आपने कुछ एसेट सोल्ड किया है, इतने वैल्यू में किया है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रखा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है? आपको एक फिक्स एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इसमें भी दो केसेस हैं। अगर बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और तो क्या करेंगे आप? फिक्स एसेट को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट में शो करेंगे। और अगर आपको नहीं दे रखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको WDV में माइनस, जब डेप्रिसिएशन माइनस है उसको वो ऐसे ही शो करेंगे। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 35,000 और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। आपको बता रखा है कि एक प्लांट था जिसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, ठीक है, हैविंग बुक वैल्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू बुक्स आपको कितना वैल्यू दे रखा है? 14,000। ठीक है, तो मतलब ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू है, ये इसकी WDV है। WDV क्या होती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 20,000 माइनस 14,000 दैट इज 6,000। इसको आपने कितने का सोल्ड किया? 18,000 का। तो बताइए 14,000 के गुड्स को, प्लांट को अगर 18,000 में आप सोल्ड आउट करते हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 4,000 का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसमें जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और की वैल्यू दे रखा होगा, आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो बनेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और एक बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम देखेंगे हमने क्या किया। इसको सोल्ड आउट किया है, कितना पैसा मिला है? हमें मिला है बाय बैंक 18,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, कितना था? 20,000 माइनस 14,
6,000। आपको प्रॉफिट जो होता है वो डेबिट साइड आएगा। टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना हुआ था? 4,000। ठीक है, ये आपकी एक सेकेंड। और इसका अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन देखें, हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या था, यहाँ से स्टार्ट करना था क्वेश्चन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का एसेट था हमारा? प्लांट का 20,000 का, उसमें से बुक वैल्यू दे रखी थी हमें 14,000 की, तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 6,000 था। हमने सेल आउट कितने की है? 18,000 की है, जिसमें से 4,000 हमारा गेन। ठीक है, अब ये जो गेन है ये ऑपरेटिंग में जब इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो हम इसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और ये जितना भी सोल्ड हुआ है ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्रोविजन डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा? टू प्लांट 6,000। यहाँ पर हमें इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन क्या बैलेंस दे रखा है? 35,000 एंड 30,000। 35,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, ये वाले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम कहीं पर या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले एसेट के रिस्पेक्ट में जो सोल्ड कर दिया है। अब जो एसेट सोल्ड कर दिया है उसको तो हम कैंसिल ही कर देंगे ना, उस डेप्रिसिएशन को। तो ये जो डेप्रिसिएशन बचेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, इसको हम पीएनएल में लेके जाते हैं। तो कितना बच रहा है आपका? 36,000 माइनस 35,000, 1,000। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर मैंने अमाउंट गलत लिख दिया है। बैलेंस ब्रोट डाउन हमारा 30,000 है और बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस हमारा 35,000 है। तो यहाँ 41,000 और बाय डेप्रिसिएशन हमारा अभी कितना डेप्रिसिएशन अभी हम इस साल चार्ज करेंगे, वो चला जाएगा पीएनएल में। ठीक है, और इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। द नेक्स्ट लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, अगर आपको कितना अमाउंट टैक्स पे किया हुआ है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा। आपको पीएनएल में जो प्रोविजन पीएनएल में जो अमाउंट दे रखा होगा वो होगा आपका इस साल अपने करंट ईयर में कितना प्रोविजन बनाया है, तो उससे आपको आपके पास जो फिगर आ जाएगी बैलेंसिंग में वो आ जाएगा कितना आपने टैक्स पे किया। ठीक है, ये आप ऐसे निकालेंगे। अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग अमाउंट दे रखा है प्रोविजन का, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है उसको हम क्या ले लेते हैं? मान लेंगे कि पिछला साल जो प्रोविजन बनाया था इस साल पूरा का पूरा उसको पे करते हैं, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। ठीक है, ये ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं, पिछले साल के प्रोविजन को इस साल हमने पे कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाली इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कोई बताएगा कि इस साल टैक्स पेड कितना होगा? मैम जितना का प्रोविजन बनेगा वही टैक्स पेमेंट हो जाएगा। कौन सा प्रोविजन? पिछले साल वाला या इस साल वाला? पिछले साल वाला। हाँ, पिछले साल हमने जितना प्रोविजन बनाया था उतना ही क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, पिछले साल जो हमने प्रोविजन बनाया था इस साल का वो क्या हो जाएगा? टैक्स पेड बन जाएगा, अगर हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अकॉर्डिंग टू दैट 15,000 हमारा टैक्स पेड हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हमें बता रखा है कि नेट प्रॉफिट
माइनस टैक्स प्रोविजन, एक तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स प्रोविजन, तो ये इस साल का करंट ईयर का प्रोविजन है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है प्रोविजन टैक्स का, पीएनएल में इस साल कितना प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, बनाया है हमने, वो दे रखा है, वो प्रोवाइड कर रखा है। बट हमें क्या चाहिए, टैक्स पेड कितना है करंट ईयर में। तो सिंपल हम एक अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा लायबिलिटी अकाउंट है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 15,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 10,000, और बाय पीएनएल प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया हमने 50,000, तो ये आ जाएगा 65,000। तो हमने टैक्स कितना पे कर दिया 55,000, ठीक है। ये तो हमारा ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा, और इतना हमारा जब हम सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं आफ्टर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, हम इसको माइनस कर देंगे टैक्स पे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जो आज हमने डिस्कस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आप लोगों के साथ बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, जहाँ पर आप YouTube पे मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड किया था लास्ट क्लास का भी, और इस बार ये जो हमने आज रिवीजन किया वो भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। और आपको कोई भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक का शॉर्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करके वहाँ अपलोड करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम डिस्कस करेंगे, और किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं। Madam, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Very nice. Children, have you enjoyed this? Yes, ma'am. Tell your friends. Very nice. Although I'm not that subject-oriented person, but I find that it's marvelous, your explanation. Thank you, madam. थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. सो आपको मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है लिंक, तो आप वहां पर जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस आपके लिए डाल चुकी हूँ, और आगे भी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। और इस चैप्टर से रिलेटेड, और एक स्टूडेंट ने मुझे स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए किसी ने पूछा था, तो उनके लिए भी मैं पहले स्केड्यूल 3 पार्ट 1 दैट इज बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे एक वीडियो के थ्रू, उसके बाद पार्ट 2 पीएनएल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको फर्दर उस जो चीज से आपको स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, तो आपको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आज मैंने इस क्लास में वो उस चीज को डिस्कस नहीं किया। और आई होप ये सेशंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आप लोग मेहनत कीजिए, और जो भी ऐसे पढ़ा एक बार आप अपना फिर से क्वेश्चंस उठाएंगे तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। तो आप YouTube को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट है, कुछ भी है, आप वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। कोई किसी को किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप जरूर लिखिए, और मैं उस पर वीडियो जरूर अपलोड करूंगी within 2 or 3 days. So thank you so much everyone. I hope you all enjoy the session. Thank you, ma'am. Welcome.